नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्पेशल एक मुहिम मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो है पशुचर जो पशु परिचर परीक्षा दिसंबर में होने वाली है। 1 से 3 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी पशु सहायक सीधी भर्ती परीक्षा दो हुई है, उनके मैं आपको ओल्ड पेपर करवाने वाला हूँ। यानी इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं पशु परिचर से संबंधित। तो सारे पेपर आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। हो सकता है, मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न आपके लगभग रिपीट होंगे। ठीक है, तो इस पेपर को हम पूरा क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार मैं वीडियो और भी देने वाला हूँ आपको। जो भी कृषि पर्यवेक्षण के भी वीडियो क्वेश्चन आए, उनमें से पशुओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग ये पूरे 120 नंबरों का पेपर होता है। इसमें लगभग 50% जीके के आते हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वे पशु परिचय से संबंधित आते हैं। लगभग ये प्रश्न हो जाएंगे आपके 200-300 और यहाँ से आपके सीधे के सीधे रिपीट होंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ना है मेरे साथ। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं पशु परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या आता है, पार्ट बी जो भाग ब है वो पशु परिचय से संबंधित आता है इस पेपर के अंदर। तो देखिए, हम बात करते हैं पहला प्रश्न। देखो भी, ये आएगा जरूर। चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हिपोक्रेट्स को। किसको? हिपोक्रेटस को चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। 2 नंबर देखिए, जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार से में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे पेनजूटिक या महामारी रोग कहा जाता है। पेनजूटिक या महामारी रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नैदांतिक स्थिति बंदिया नर मवेशियों से अधिक देखी जाती है? कौन सी स्थिति नैदांतिक स्थिति बंदिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है? तो देखिए, 43 नंबर का आंसर हो जाएगा यूरो यूरोथिलिसाइसिस। ये जो है अधिक स्थिति देखी जाती है, तो यूरोथिलिसाइसिस। ठीक है। अगला है, जानवरों में हिट स्ट्रोक से होता है। जानवरों में हिट स्ट्रोक से क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जानवरों में हिट स्ट्रोक से क्या होता है? तो ये होता है भाई अतिताप, या हम कह सकते हैं हाइपरथर्मिया। नहीं, क्या कह सकते हैं? अतिताप या हाइपरथर्मिया हो सकता है जानवरों में हिट हिट स्ट्रोक से। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला देखिए, 45 नंबर, अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है। अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है। देखिए, प्रश्न नंबर आ जाएगा हमारा 45। प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है कि अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कोप्रोफेजिया, या इसे कहते हैं समल भोजी कहा जाता है। याद रखने, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच मान सामान्य रूप से पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? कुत्ता के अंदर। किसके अंदर? कुत्ता के अंदर मूत्र, जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच मान है सामान्य रूप से कुत्ता के अंदर पाया जाता है। आगे सब आएंगे, मवेशी के अंदर, भेड़ के अंदर, सब प्रश्न आएंगे, सारे के सारे किस प्रकार पूछे गए हैं। अगला देखिए, मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी एफ एमडी, बाकी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल, के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है। देखिए, मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी के लिए प्राथमिक टीका के बाद पुनः टीकाकरण कब लगवाया जाता है? प्रश्न नंबर हम बात करें 47 का आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा हर 6 महीने बाद ये प्राथमिक टीका के बाद पुनः टीका लगवाया जाता है। 6 महीने बाद ये टीके लगते हैं पैर और मुंह की बीमारी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, रेबीज वायरस आमतौर पर के माध्यम से संचारित होता है। रेबीज वायरस आमतौर पर के माध्यम से संचारित होता है, तो ये संक्रामक लार के माध्यम से होता है। एक प्रश्न पक्का आएगा अभी रेबीज से संबंधित। ठीक है। अगला देखिए, 49 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम। रक्त स्त्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है। रक्त स्त्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होता है, तो जीवाणु रोग के कारण रक्त स्त्रावी सेप्टिसीमिया रोग होता है। अगला देखिए, 50 नंबर, निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? देखो, ये कितना गजब का प्रश्न है।
किस रोग में लहरदार तथा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैर और मुंह की बीमारी। किस रोग में? पैर और मुंह की बीमारी के अंदर। तो याद रखना है, प्रश्न नंबर है ये 50 नंबर का आंसर होगा भाई डी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसका आंसर होगा डी। कौन सा रोग? ब्रूसीलोसिस। ठीक है, तो किस रोग में लहरदार और भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है? तो ब्रूसीलोसिस रोग के अंदर। ठीक है, और जो पहले मैंने बताया था इसका आंसर क्या होगा 49 नंबर का? तो ये ठीक है, जीवाणु के कारण होगा। आगे दो हम बात करें तो प्रश्न नंबर है हमारा 51। दो प्रजातियों की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास या संगम करते हैं। तो ये भी देखो कितना गजब है, तो प्रजातियां आ जाएगी। दो प्रजातियों की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे क्या है, आगे सहवास या संगम करते हैं। अगला देखिए भी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर। जल्दी जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? इनमें से दुधारू नस्ल नहीं है तो कौन सी हो जाएगी? कांकरेज, साहिवाल है, लाल सिंधी है, थार पारकर है। भारत में विश्व की अधिक भैंस आबादी पाई जाती है, यानी कितने प्रतिशत? 2022 का पेपर है भी, यहाँ से आंकड़ा उठाया जा सकता है आपसे। तो देखिए 53 नंबर का आंसर हो जाएगा, 50% से अधिक भैंस की आबादी भारत विश्व की पाई जाती है भारत के अंदर। व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? देखिए कुछ ऐसे प्रश्न है, तो इसको कहते हैं वंशावली। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, तो वंशावली हो जाएगा। आगे, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भी देखो ये प्रश्न आएंगे बार बार, सीधे रिपीट होंगे। तो एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर हम बात करें 55 की, तो इसका आंसर होगा बही संस्करण कहा जाता है। बही संकरण कहा जाता है भी, बही संकरण कहा जाता है। अगला देखिए भी 56 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखो भी 56 नंबर प्रश्न की बात करें, एनडीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? एनडीडीबी का पूर्ण रूप क्या है, पूछा जा सकता है अभी। एनडीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? ये प्रश्न नंबर है हमारा 56। 56 की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा सी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगला देखिए, ये देखो केंद्रीय भेड़ और ऊन संधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का जो है हम बात करें तो ये है अविकानगर राजस्थान के अंदर। राजस्थान में टोंक जिले के अंदर है भी, अविकानगर राजस्थान के अंदर। अगला हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 58 की। प्रश्न नंबर 58 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः निम्न में से क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाए जाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा। मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं। एक तो मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं, तो बादाम आकार के भी। किस प्रकार के? बादाम आकार के। ये मोस्ट कर लेना, प्रश्न पूछा जा सकता है भी। ठीक है, तो 59 नंबर का बादाम आकार का। 60 नंबर, भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है। भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 54 होती है भी। कितनी भी? 54 होती है। अगला प्रश्न देखिए भी 61 नंबर। टोटल में 120 प्रश्न है, और जिसमें से 50% जीके के आते हैं, बाकी इसके आते हैं। ये देखो, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्कर का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, गाय में। इसमें गाय में निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्कर का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जाता है? तो गाय के अंदर। 61 नंबर का। 62 नंबर देखिए, भैंस में सामान्यतः गर्भवती की लंबाई कितनी होती है? भैंस में सामान्यतः जो गर्भावधि है उसकी लंबाई कितने दिन होती है? तो ये होती है भाई 330 दिन, 310 दिन की। ठीक है, यानी 310 दिन की गर्भवती होती है। अगला देखिए 63 नंबर, वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए जहां प्रजनन संभव है। वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए जहां प्रजनन संभव है। तो प्रश्न नंबर हम बात करेंगे कौन सा है? 63 नंबर।
63 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो यौवना आरंभ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न की बात करें, गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण का सामान्य प्रस्तुति निम्न में से क्या होता है। यहां से प्रश्न आएगा, गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण का सामान्य प्रस्तुतिकरण क्या होता है। तो ये होगा अनुदैर्ध्य प्रस्तुति। क्या होगी भी, अनुदैर्ध्य प्रस्तुति होगी, ठीक है। तो 64 नंबर का ये हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है। दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन याद कर लेना भाई। अगला देखिए प्रश्न नंबर हम बात करते हैं, कितने हो गए हमारे भी प्रश्न हो गए 65। इसके बाद में देखिए 66 नंबर यहाँ पे, कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है। देखो भी ये प्रश्न आएगा, कौन सा एआई, हम बात करें एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है। प्रश्न नंबर बात करेंगे, प्रश्न नंबर है हमारा 66। तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टोयोनिक, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं बार बार कि कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक प्रयोग भैंस में किया जाता है, रेक्टोयोनिक का। फिर देखिए, जमे हुए वीर्य को कितने तापमान पर हम बात करें तो लगभग हम बात करें तो 196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तरल नाइट्रोजन से संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है। यानी अगर वीर्य जम गया है तो उसको हम एक -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें 68 नंबर, कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रा को किस तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट तक गलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 से 37 डिग्री तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट गलाना चाहिए। तो कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रा को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है हमारा 69। देखिए भी ये नहीं, इसको छोड़ेंगे हम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। कुछ प्रश्न है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है वही हम करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। तो आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर हम बात करेंगे, ये भी काउंटेड नहीं है। आगे ये देखो 71 नंबर प्रश्न की बात करें, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पादन है। चयापचय का अंतिम उत्पाद है। प्रश्न नंबर है ये हमारा 71। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, क्योंकि यूरिक अम्ल प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है, ठीक है। अगला देखिए 72 नंबर की हम बात करेंगे, सूखी घास में से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन व दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाए। स्पेशल आपका चारा संग्रहण से संबंधित टॉपिक है, आवास से संबंधित टॉपिक है, किस प्रकार का पशु को खाना दिया जाना चाहिए, चारा देना चाहिए उसी प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 नंबर का सी, 12 से 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि इसे किण्वन और दहन के जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात में होता है। बात करें 73 नंबर, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस कितने अनुपात में होता है। हड्डियों में हम बात करें तो 1:2 होता है अभी, 1:2 अनुपात में होता है। 1:2 में हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। रक्त स्त्राव रोग विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रक्त स्त्राव रोग विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है भाई अपने सी, विटामिन के की वजह से, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 75 नंबर की बात करें, विटामिन बी 12 का सामान्य नाम क्या है। विटामिन बी 12 का सामान्य नाम क्या है। विटामिन बी 12 का सामान्य नाम क्या है भी, क्या हो जाएगा, तो साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन हो जाएगा इसका। अगला 76 नंबर देखिए, गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से प्रशासित किया जाता है। गैर रोगजनक जीवों का संवर्धन है जिन्हें मौखिक रूप से
प्रशासित किया जाता है, तो वो हो जाएगा प्रोबायोटिक्स। कौन सा? प्रोबायोटिक्स हो जाएगा। आगे देखिए भी अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 76 के बाद में 77 नंबर। हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानू फलक पटेला को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है भी? 77 नंबर का उत्तर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, सीस्मोइड हड्डियां के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे 78 नंबर देखिए, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है उरोस्ती हड्डी। उरोस्ती हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है भी। सारे साइंस के सारे आ जाएंगे भी आपके इसमें। देखिए भी, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अगर अंग का जोड़ है? अगर अंग का जोड़ है, इसमें हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा इसमें? घुटने का जोड़। कौन सा? घुटने का जोड़। 80 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? देखिए, एक तो मवेशियों में और भैंसों में अनुपस्थित होते हैं, तो कौन से? रदनक दांत होते हैं, रदनक दांत होते हैं, ठीक है, यानी नीचे वाले दांत। फिर देखिए, रोमंथी पेंट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेंट के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा चतुर्थ अमावस्या, ठीक है, चतुर्थ अमावस्या पेट। रोमांथी पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? तो ये आता है अभी अमावस्या 4 प्रकार के, तो इसमें चतुर्थ अमावस्या, ठीक है, इसे सच्चा पेट के नाम से जाना जाता है। 81 नंबर आ गया। हम बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? किस प्रजाति में मूत्राशय जो है अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गा के अंदर। क्या होता है? इसके अंदर मूत्राशय अनुपस्थित होता है भी। ये प्रश्न बन सकता है भी, अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी। आगे, ऊंटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? तो ये प्रश्न भाई डिलीट किया गया है, बाकी आप देख लेना। कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी निकलती है? कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ी निकलती है? तो 12 जोड़ी निकलती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है? जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, एएनएस की क्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। क्या होती है भी? इसका आंसर हो जाएगा, हम बात करें 85 नंबर का, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रण की जाती है। अगला हम बात करें 86 नंबर प्रश्न की। प्लेटलेट्स के रूप में भी जाना जाता है किसको? प्लेटलेट्स के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? प्लेटलेट्स के रूप में जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट्स को। किसको? थ्रोम्बोसाइट्स को। अगला, मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो मूत्र का जो सामान्य पीला रंग है वो होता है भी किसके कारण होता है? 87 नंबर, बिलिरुबिन। किससे भी? बिलिरुबिन से। स्तनधारियों में ध्वन्यात्मक ध्वनि उत्पादन का अंग है। स्तनधारियों में ध्वन्यात्मक ध्वनि उत्पादन का अंग कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कंठ। कौन सा हो जाएगा भी? कंठ हो जाएगा 88 नंबर का। अगला देखिए 89 नंबर की बात करेंगे हम। फिर है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ये साइंस के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पशु परिचर, इसमें साइंस और पशु परिचर के इकट्ठे हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये होता है भी इसकी फुल फॉर्म। कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति घर कहते हैं माइक्रोकोन्डिया को, हाउस पावर, ठीक है। फिर देखिए 89 नंबर की हम बात करेंगे। जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का कार्य है। एटीपी का अर्थ क्या है? जैव रसायन के संदर्भ में एटीपी का अर्थ है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये एटीपी का जो है अर्थ होता है। अगला देखिए भी 92 नंबर ये भी पढ़ लेते हैं। विटामिन निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है भी? 94, बी, विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन बी, सी, बी और सी दोनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं।
अगला देखिए 94 नंबर के बाद में 95 नंबर प्रश्न देखिए, बंदियाकरण या जन तनासन की किस विधि में बर्डिजो कैस्ट्रेटर का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा भी बंद विधि का, इसका बंद विधि का। असामान्य गुहा में रक्त का संग्रह या संचय कहलाता है, क्या कहलाता है भी? ये कहलाता है रक्त गूलम। फिर है अबीताज माइसिस को के रूप में भी जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है भी मेगट घाव या अपादक पादक घाव कहा जाता है, ये अबीता जो तज माइसिस को। निम्नलिखित में से कौन सा एक निस्त्राव शिष्ट है? इनमें में से कौन सा एक निस्त्राव शिष्ट है? तो ये हो जाएगा इसमें डी जल वर्षण। कौन सा? जल वर्षण। आगे बात करते हैं 89, ये भी दूसरे प्रश्न आगे ज्यादा हम पशु परिचर की ही बात करेंगे इसमें, ठीक है। ज्यादा प्रश्न जो हम बात करेंगे पशु परिचर से संबंधित ही बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ये सारे वैसे मानव के आगे लगभग इसके अंदर ज्यादा तो ये देखिए प्रश्न नंबर 102 का, ठीक है। आगे देखते हैं जो पशु परिचर से संबंधित है वही हम इसमें बात करेंगे। 104 फिर देखिए, ये अलग प्रश्न आगे भी लगभग मुझे लगता है इतने ही प्रश्न थे जो आगे पशु परिचय से संबंधित, और देख लेते हैं बाकी आगे और आएंगे। ये देखो ये प्रश्न आ गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस जानवर में रुमेन अमाशय नहीं होता है? ये प्रश्न बन सकता है भी। निम्न में से किस जानवर में रुमेन अमाशय नहीं होता है? तो सुअर के अंदर, ठीक है। तो ये गाय के अंदर होता है, भेड़ के अंदर है, भैंस के अंदर, लेकिन सुअर के अंदर रुमेन अमाशय नहीं होता है। अगला देखिए, ये हमारे काम का नहीं है। फिर देखिए, बकरी जिन्स जाति से संबंधित है, बकरी किस जिन्स जाति से संबंधित है? तो हम बात करेंगे 109 प्रश्न नंबर का आंसर हो जाएगा बी केप्रा हिरकस। ये प्रश्न आएंगे भी एक एक, केप्रा हरकस, हिरकस हो जाएगा ये जिन्स अभी बकरी का। आगे फिर देखते हैं हम, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, ये देखो अच्छा प्रश्न है ये, भारी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में पशु शरीर में उत्पादित पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न अच्छा है और ये पूछा भी जा सकता है। प्रश्न नंबर है ये भी 111, प्रश्न नंबर 111 है। इसका है एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी तंत्र, ठीक है। सुरक्षात्मक तंत्र है ये एंटीबॉडी, जो क्या करता है? आक्रामक मुकाबला करने के लिए भारी पदार्थों का। उसके बाद में हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर हमारा आ जाएगा 112। 112 के अंदर देखते हैं, ये पौधों से संबंधित है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट 113, वयस्क घोड़ों में श्वसन की सामान्य दर क्या होती है? वयस्क घोड़ों के अंदर तो 28 से 34 प्रति मिनट होती है। वयस्क घोड़ों में श्वसन की जो सामान्य दर होती है वो 28 से लेकर 34 प्रति मिनट होती है। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 8 से 12 प्रति मिनट होती है, ठीक है। वयस्क घोड़ों के अंदर 8 से 12 प्रति मिनट। आगे देखिए फिर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्न देखिए 114 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है? इनमें से नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है। 114 नंबर का आंसर हो जाएगा अर्शु ग्रंथि। शुक्राशय होता है, पोस्टेड ग्रंथि होती है और काइपर ग्रंथि होती है, लेकिन अर्शु ग्रंथि नहीं होती है नर पशु में। फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में ये पौधों से वर्ग आ गया, ये औषधि से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। ये देखिए औषधि है, शायद तक प्रश्न है कि ये प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट बन सकता है भी। 118 नंबर, औषधि विज्ञान की एक शाखा जो दवा के अवशोषण, वितरण, चयापचय और उत्सर्जन के अध्ययन से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा अभी? प्रश्न नंबर हम बात करें, प्रश्न नंबर 118 का आंसर क्या होगा अभी? बी नंबर, फार्माकोका इनेटिक्स, ठीक है। तो 120 प्रश्न है जिसमें से लगभग हमने पशुओं से संबंधित पढ़े हैं,
ज्यादा बाकी है, कुछ और टॉपिक भी इसके अंदर डाले गए हैं। तो देखिए, दवा जो जोखिम रूप से दी जाती है प्राथमिक कारण को हटाकर रूमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रूमिनल स्टेटिस प्रथम अमाशय के रस के भाव में अवरोध में राहत प्रदान कर सकती है, वह है। अब देखो, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, ये औषधि से संबंधित प्रश्न है भी। तो तरल पैराफिन ये पूछ रहा है, रूमेनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रूमिनल स्टेटिस प्रथम अमाशय के रस के बहाव में अवरोध से राहत की प्रदान कर सकती है, वो है तरल पैराफिन दवा जो जोखिम रूप से दी जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 120 प्रश्न। अब अगले हम पेपर की बात करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2018 के पेपर की। 2018 के अंदर जो एलएसए का पेपर आया था उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। पहला प्रश्न बड़ा गजब का पूछा गया, जाइकोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है। जाइकोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है, कुत्ते के अंदर पाई जाती है, याद कर लेना। जाइगोमेटिक लार ग्रंथि पाई जाती है कुत्ते के अंदर। घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, देखो बार बार आ रहा है, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, 18 भाई। कितनी जोड़ी, 18 जोड़ी। अगला, आरबीएससी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, कुछ उसके इसके अंदर साइंस के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आरबीएससी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो ये प्लीहा को कहते हैं भी। ठीक है। अगला, किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, तो वो हो जाएगा कुत्ते के अंदर ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है। अगला, रुमंथी पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार होता है। अब देखो, अमाशय के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो भी लास्ट में आपका प्रजनन से संबंधित टॉपिक है ना, जो पाचन से संबंधित, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो रुमंथी पशुओं में अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, छत्ते के आकार का होता है। 5 नंबर इसकी हम बात करेंगे, 5 नंबर की। तो 5 नंबर का हो जाएगा बी, रेटिकुलम। ये किस प्रकार का, छत्ते के आकार का होता है। आगे हम बात करें 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर प्रश्न देखिए, मुर्गी में सत्य अमाशय होता है, मुर्गी में सत्य अमाशय होता है, तो प्रो प्रोवेंट्रिकुल्स कौन सा होता है, प्रोवेंट्रिकुल्स जो होता है सत्य अमाशय होता है, याद कर लेना। ठीक है, सत्य अमाशय या सच्चे अमाशय के रूप में कहा जाता है। प्रथम ग्रीवा केसरुका को कहते हैं, प्रथम ग्रीवा केसरुका को कहते हैं, क्या कहते हैं भी। 7 नंबर का हो जाएगा एटलस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, मोस्ट कर लेना भाई। पशुओं के जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई। ये डिलीट किया गया है वैसे तो, बाकी आप देख लेना, इसका जवाब मैं बता देता हूँ आप। तो इसमें बात करें तो वैसे मान सकते हैं हम संधि विज्ञान, क्या मान सकते हैं, संधि विज्ञान, लेकिन इन्होंने डिलीट क्यों गया है इसका हम जवाब नहीं दे सकते। संधि विज्ञान, जो संधि विज्ञान है वो जोड़ों का अध्ययन कह सकते हैं, और हड्डियों का अध्ययन कह सकते हैं हम, अस्थि विज्ञान को हड्डियों का अध्ययन कह सकते हैं। और हम बात करें प्राणी विज्ञान आ जाएगा पशुओं का अध्ययन। अगर आप बात करें पशुओं का अध्ययन किस में आ जाएगा, प्राणी विज्ञान के अंदर। और पशु व्यवहार का अध्ययन आ जाएगा आचार शास्त्र के अंदर। तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद भी रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की भी। वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, एक प्रश्न पक्का आता ही आता है, तो नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं, ये देखो 2 बार आ गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, साथ में आपके साइंस के भी टॉपिक कवर हो रहे हैं। कार्पेस यूटिलस का स्रावित हार्मोन कौन सा है, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, बाकी हम ज्यादा हम पशुओं से संबंधित देखेंगे, ये तो आ रहे हैं तो मैं साथ में करा रहा हूँ। मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग का नाम क्या है भी, देखो मोस्ट कर लेना भाई। मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाला अंग का नाम क्या है, तो सिरिक्स, क्या है भी, सिरिक्स होता है। आगे, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो ये बनते हैं भी 4। ठीक है, शुद्ध रक्त को कौन सी शिरा परिवहन करती है भी, शुद्ध रक्त को कौन सी शिरा परिवहन करती है, तो पल्मोनरी वेन। अगला प्रश्न देखिए,
आरबीएससी का जीवन काल कितना होता है भाई? आरबीएससी का जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम। देखिए पशु परिचर्या से संबंधित इसमें बात करेंगे, और ज़्यादा ये जो है साइंस के कुछ दूसरे आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये करौली के अंदर महाशिवरात्रि पशु मेला। ठीक है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं भी? तो ये किए जाते हैं 10 राज्य स्तरीय पशु मेले। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं पशुओं से संबंधित। आगे बात करते हैं 20 नंबर, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मोस्ट कर लेना भाई, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? एक प्रश्न आएगा ये। पशु पोषण, ये है भाई जामडोली जयपुर के अंदर पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या है? प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है संतुष्टि। यह कुछ टॉपिक है इनसे संबंधित है। फिर हम बात करेंगे आगे आगे हम बात करेंगे 21 नंबर हो गया, हम बात करेंगे अगला 22 नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 नंबर, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएगा, तो ये हो जाएगा भाई झालरापाटन झालावाड़ के अंदर गोमती सागर पशु मेला लगता है। 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर शायद किधर रह गया हमारा, 23 हो गया हमारा। 24 नंबर प्रश्न बात करते हैं। देखो, राजस्थान राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट कर लेना ये सारे के सारे प्रश्न। तो राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है भाई अपने बीकानेर के अंदर है भी पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। 25 नंबर, हिटोसिस रोग एक प्रकार का है। हिटोसिस रोग एक प्रकार का क्या है भी? ये है भाई उपापचयी रोग है भाई। ठीक है, आगे आगे देखिए 26 नंबर, न्यू कैस्टल बीमारी का समानार्थी है। मोस्ट कर लेना इसको भी, न्यू कैस्टल बीमारी का समानार्थी कौन हो जाएगा भी? ये हो जाएगा रानीखेत रोग, जो कि मुर्गियों में पाया जाता है, और ये मोस्ट कर लेना। न्यू कैस्टल बीमारी का समानार्थी है रानीखेत रोग। अगला देखिए 27 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है, तो एक्टिनोबेसिलोसिस। ठीक है, ये लक्षण प्रदर्शित करती है भी। 27 नंबर आंसर हो जाएगा। 28 नंबर की बात करते हैं, 28 नंबर प्रश्न की। देखिए, लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? ये भाई टिटेनस रोग के अंदर लोकजा अवस्था बीमारी पाई जाती है। अगला देखिए, इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? एक प्रश्न बनेगा। तो सर्रा रोग जो है प्रोटोजोआ नहीं है। बबेसियोसिस ये भी है, और थिलेरियोसिस और दुग्ध ज्वर, ये सारी क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा रोग वायरस जनित है? इनमें से मैंने एक वीडियो स्पेशल करा दिया रोग से संबंधित, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने स्पेशल लिखा हुआ है। तो 50 पशु रोग 2 वीडियो बनाए हैं, वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो इसका देखिए, तो खुरपका मुंह पका रोग, ये एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, ये पूरा मैंने एक एक रोग, खुरपका मुंह पोक, सर्रा रोग, ये सारे अच्छे तरीके से मैंने एक एक वीडियो एक एक कराए हैं। मेड काऊ नामक रोग किससे होता है? मेड काऊ रोग की बात करें तो ये किससे होता है? मेड काऊ रोग होता है भाई प्रियोन के कारण। किस नामक रोग से? प्रियोन रोग के नामक रोग से। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? रक्त का थक्का कौन बनाता है भी? तो बनाता है विटामिन के। ठीक है, ये देखो बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न डाले जा सकते हैं भी। फिर हम बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न की, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि क्या है? उपकरणों को निसंक्रमित करने की, यानी जैसे मान लीजिए आपने उपकरण यूज कर लिए, उसको निसंक्रमित करना है, तो कौन सी विधि उपयोग में ली जाएगी? और प्रश्न पक्का आएगा। तो ताप द्वारा निसंकरण कर सकते हैं, यानी गर्म पानी में या इसे गर्म करके। पशुओं के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी हो कहलाती है। पशुओं के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें क्या भरी होती है? मवाद भरी होती है। इसका आंसर हो जाएगा एब्सिस। क्या होता है भी? एब्सिस
कहलाती है। अगला, सींग रोधक के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? सींग को रोंदने के लिए कौन सा काम रसायन में लिया जाता है? ये प्रश्न डिलीट किया गया अभी, ठीक है। निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निषचेतक है? सूंघने वाला निषचेतक है, 36 नंबर की बात करेंगे, क्लोरोफारम। कौन सा हो जाएगा? क्लोरोफारम। आगे बात करते हैं, 36 नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं भी, आ जाओ भी 36 नंबर पर। ये भाई सारे कुछ जो है इसके अंदर है, मान लो पौधों से संबंधित कुछ प्रश्न डाले गए हैं। ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है तो 15 पाउंड का। आगे, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव कहलाता है, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव कहलाता है। 39 का उत्तर हो जाएगा इनसाइज्ड, इनसाइज्ड घाव कहलाता है, ठीक है। कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है? कठोर ऊतकों की निरंतरता का जो निरंतरता है उसको टूटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है अभी फ्रैक्चर। 40 नंबर का हो जाएगा फ्रैक्चर आंसर। फिर हम बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की। क्या पूछा गया है? अच्छी साइलेज का पीएच होता है। ये देखो, एक ये टॉपिक है आपके खाद्यान्न से, पोषण से संबंधित, कि पशुओं को क्या देना है। ये साइलेज है, यहाँ से प्रश्न आएगा कि अच्छी साइलेज का पीएच मान क्या होता है? तो 4.2 से 4.5 होता है। फिर देखिए, पेराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? भी पेराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर की किस खनिज की कमी के कारण होता है? भी ये होता है जिंक की कमी के कारण इसके अंदर रोग हो जाता है सुअर के अंदर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत इसमें हम मान सकते हैं? अच्छा प्रोटीन की हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा अच्छा प्रोटीन? इसमें हो जाएगा चना। पशुओं के लिए अच्छा प्रोटीन हम बात करेंगे तो चना हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, फिर आ गया प्रश्न, ये विटामिन B12 का फिर आ गया, तो ये हो जाएगा साइनोकोबालामीन। ये दोबारा आ गया भी इस पेपर में। सुबाबुल में कौन सा विषैला तत्व होता है? सुबाबुल में कौन सा विषैला तत्व होता है? ये प्रश्न भाई, इसका आंसर हो जाएगा मिसोसिन, मिमोसिन, ठीक है। आगे देखिए, हम बात करें 46 नंबर प्रश्न की। भारतीय गाय के लिए शुष्क प्रदाश की आवश्यकता होती है। भारतीय गाय के लिए शुष्क प्रदाश की आवश्यकता होती है। देखो भी कितना गजब का प्रश्न है और पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न भाई डिलीट किया गया। वैसे तो क्या पूछा जाएगा? गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए इनमें से कौन सी है से यूरिया कितने प्रतिशत होता है? गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है? तो यूरिया होता है उसमें 4%। फिर ये विटामिन आ गया। फिर देखिए, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है? गजब का प्रश्न है। कॉपर यानी तांबे जैसा पाया जाता है भैंस की किस त्वचा पर? तो हो जाएगा भदावरी भैंस, ठीक है। भूरी भैंस होती है ना, इसने इस प्रकार दिया है भूरती भैंस, ठीक है। अगला भाई 50 नंबर देखो, बकरी में गर्भकाल कितना होता है? भाई जो बकरी में होता है वो गर्भकाल कितना होता है? जैसे भैंस में लगभग 310 दिन का होता है, उसी प्रकार बकरी के अंदर गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो ये हो जाएगा इसमें भाई 155 दिन का होता है। कितने? 155 दिन का। फिर है कि भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है, एक्ट ऑफ मीटिंग की, यानी समागम की क्रिया क्या कहलाती है भेड़ के अंदर? तो ये कहलाती है भी टंपिंग। क्या कहलाती है? टंपिंग क्रिया कहलाती है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो हो जाएगा पोरक। क्या कहलाता है? पोरक। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय, तो ये हो जाएगा बीकानेर के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, इसमें 120 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे सारे। अब ये देखो, थोड़ा सा छोड़ देते हैं इसको, अगले बात करते हैं। मुर्गी का सामान्यतः तापमान क्या होता है? मुर्गी का सामान्यतः तापमान क्या होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है भाई? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है?
साहीवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? 56 नंबर की हम बात करेंगे तो ये गाय की नस्ल है। अगले हम बात करें, देखिए 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। 2n+1 गुणसूत्र जो अवस्था है वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है ट्राइसोमिक। क्या कहलाती है अभी? ट्राइसोमिक अवस्था कहलाती है। अब हम बात करते हैं अगले हम 56 नंबर प्रश्न की, 58 नंबर प्रश्न की। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो कौन सा होता है अभी? एडिनिन। एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। डीएनए से आरएनए का बनाना कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और इसका भाई थोड़ा सा लीक हो गया कि डीएनए में ये यूरेसिल्स पाया जाता है, अभी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर डी कर लेना। और इसमें डीएनए से आरएनए का बनाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आगे देखिए, अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई आपका स्पेशल टॉपिक है पशु परिचर के अंदर। अनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई की हम बात करेंगे तो जीन हो जाएंगे, ये प्रश्न पक्का आएगा। फिर देखिए, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन कहते हैं। निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन कहलाते हैं, तो उसे कहते हैं अंतः प्रजनन। क्या होता है? अंतः प्रजनन होता है। गाय में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। गाय में गुणसूत्र की संख्या 60 होती है। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर। एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? तो ये बनते हैं भी, एक अंडाणु बनता है एक मादा जनन कोशिका से। निम्न में से कौन अनुवांशिकी का जनक कहलाता है? एक टॉपिक है आपका, पढ़ लेना इसको, पक्का आएगा सीधा। तो होगा मेंडल। कौन होगा भी? मेंडल। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? नर जनन तंत्र में तो वृषण के अंदर। ठीक है, कहाँ पे भी? वृषण के अंदर बनते हैं। बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे आपके घर में बकरी ब्याह रही है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भी कीडिंग। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में कीडिंग कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67। किस पशु में मंद चक्कर से पहले रक्त स्राव होता है? किस पशु में मंद चक्कर से पहले रक्त स्राव होता है? कुतिया के अंदर। किसके अंदर? कुतिया के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? तो कोटिलिडनरी कोटिलिडनरी अपरा पाया जाता है। कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? इनमें से कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? तो सर्विकस। कौन सा? सर्विकस भाग। वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पक्का आएगा। तो इसमें पाया जाता है फ्रक्टोज पाया जाता है। वीर्य में उपस्थित शर्करा फ्रक्टोज। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? जैसे भैंस के अंदर होती है 310 दिन की, बकरी के अंदर होती है 155 दिन की, वैसे ही भेड़ के अंदर मध्य चक्र की जीवनी अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? हम बात करें 71 नंबर की, तो इसमें हो जाएगा, ये भाई डिलीट किया गया वैसे, बाकी आप देख लेना आगे। अगला प्रश्न है 72 नंबर। दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो पहले भी आ चुका है, ये बार बार आ रहा है, तो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। कौन सी हो जाएगी? पेनिसिलिन। निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है? कौन सी दवा इनमें से जीवाणुनाशक है? 74 नंबर की बात करेंगे तो एम्पीसिलिन जो है दवा जीवाणुनाशक का काम करती है, एम्पीसिलिन। ठीक है, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयां दी जाती है? जलन करने वाली दवाइयां दी जाती है, तो कौन सी भाई? सीरा के अंदर। निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयां दी जाती है? सीरा के अंदर। 76 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? इनमें से कौन सी दवा बुखार उतारती है? भी सारे पढ़ लेना भी ये, तो पैरासीटामोल। खाते हो ना पैरासीटामोल की दवाई, ये क्या करती है? बुखार उतारती है भी। आगे देखिए 77 नंबर की बात करें, नीला थोता कहते हैं, नीला थोता कहते हैं कॉपर सल्फेट को।
आगे बात करें, आर्सेनिक का एंटीडोट है, आर्सेनिक का एंटीडोट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाल। क्या हो जाएगा? बाल। बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं भी? बीमारी में पशुओं की जो औषधि दी जाती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट कर लेना भी, पेसोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? पोसोलॉजी। एक 10 स्पून फूल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है? तो कौन सा नंबर प्रश्न है ये? 80 नंबर की बात करें तो 5 ml। ठीक है, आगे बात करते हैं, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से? अब ये जीके के आगे इसको हम नहीं करेंगे, हम बात कर रहे थे ओनली पशु परिचर की। ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अच्छे तरीके से जो प्रश्न मैंने बताए हैं, जैसे ये प्रश्न हो गया और कुछ प्रश्न और मैंने बताए हैं, तो वो प्रश्न अच्छे तरीके से आपको याद करने हैं। अब मैं अगला पेपर आपको करवाता हूँ इसी के साथ में 2016 का, जो LSA का पेपर हुआ था। तो अब हम बात करते हैं 2016 का पेपर है, और ये लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशु सहायक परिचर का LSA इसे कहते हैं शॉर्टकट में। ये सारे पेपर हुए थे, तो 2022, 18 और 16 का मैंने अच्छे तरीके से मैं आपको करवा देता हूँ। यहाँ से भी जितने प्रश्न है जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप वन लाइनर के माध्यम से लिख सकते हो। आंसर मैंने बता दिया है जल्दी जल्दी से, तो देखिए अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जीके हैं, तो जीके को छोड़कर हम निकालेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 41 नंबर से। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा? जोड़ों का। याद कर लेना, 1% पक्का आएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, अस्थि के छिद्र जिनमें रक्त वाहिनियां व तंत्रिकाएं गुजरती है कहलाती है। अस्थि के छिद्र जिनमें रक्त वाहिनी और तंत्रिकाएं गुजरती है वो क्या कहलाती है? फोरामेन कहलाती है। क्या? फोरामेन। फिर कोशिका का शक्ति ग्रह बार बार पूछा जा रहा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए, गोवंश के पशुओं में केशरुक दंड का सूत्र क्या है? देखो भाई, इतनी बारीकी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है सीधा रिपीट ही कर दे आपके लिए। तो ये C7 TH13 L6 फिर S5 CO1820, ये भाई सूत्र है। इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम, तो आप क्या इसको टिक कर सकते हो। अगर आपके प्रश्न मान लीजिए आ भी गया तो आप इसको देखकर टिक कर सकते हो, बस एक नंबर C7 TH13 तो पढ़कर। ठीक है, तो बस इतना का हमारा होता है, बाकी हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन हम इसके आंसर ही लगाएंगे सारे। अगर पाद में नहीं पाए जाने वाली अस्थि क्या है? अगर पाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि कौन सी है? तो मेटाटार्सल्स। हमें बस नौकरी लगना है, कैसे भी करके लगना हो, बाद में हम सब सीख जाएंगे क्या है क्या नहीं है। सही कथन बताइए, तो इसमें होगा सही कथन, बाएं फेफड़े की तुलना में दाएं फेफड़ा बड़ा होता है। ठीक है, कंडरा जोड़ता है किसको भी? कंडरा जो है किसको जोड़ता है? तो मांसपेशी से अस्थि को। ठीक है, निम्न में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा? प्लीहा। आगे बात करते हैं कि मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहलाती है। मूत्र में हीमोग्लोबिन की जो उपस्थिति है वो क्या कहलाती है? हीमोग्लोबुनरिया। आगे बात करते हैं, रक्त का पीएच मान सामान्यतः होता है, तो होता है 7.4। नेफ्रॉन संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसकी है भी? तो ये भी पहले प्रश्न आ चुका है, तो वक्र की है। मादा के ताव यानी गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय व प्रभावशाली होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? इस्ट्रोजन। बकरी में युवानारंभ की अनुमानित आयु क्या है? बकरी की युवानारंभ की अनुमानित आयु क्या है? तो 4 से 12 माह के बीच। मंद चक्कर को बांटा जा सकता है, मध्य चक्कर को बांटा जा सकता है कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। इंसुलिन का स्त्राव होता है, इंसुलिन का स्त्राव होता है अग्नाशय के अंदर। किसमें? अग्नाशय के अंदर। आगे देखिए, गर्भाकाल के दौरान 56 नंबर, इस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रो प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक हो जाता है। तो जब गर्भाकाल होता है तब जो इस्ट्रोजन है उसका स्तर कम होता है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर अधिक हो जाता है। तो ये पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत की कुल ऊंट प्रतिशत, तो ये पुराना है, हम नहीं पढ़ेंगे इसको। आगे प्रश्न देखिए, किसी कार्य को करके दिखाने को कहते हैं। ये कुछ टॉपिक है उसके अंदर, तो प्रदर्शन इस प्रकार के कुछ टॉपिक ऐड किए हुए हैं उसके अंदर। फिर देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला है, ये प्रश्न आएंगे भी, तो ये आएगा पुष्कर पशु मेला। ये सब पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला पुष्कर मेला हो जाएगा।
आगे देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पशुओं से संबंधित ही हम पढ़ेंगे। तो ये 2012 की रिपोर्ट आगे। वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा जिसमें नर और मादा दोनों में पाया जाता है? तो ब्रू ब्रूसेलोसिस रोग। ये क्या होता है? नर और मादा दोनों में पाया जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न कुछ पशुओं से संबंधित कुछ कुछ डाले गए हैं। वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है, तो ये आपको पढ़ लेने हैं। तो एंडेमिक रोग, ये क्या होता है कि वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष रूप तरीके से फैलता है, तो एंडेमिक रोग। फिर है कि जीजीवाइटिस है। जीजीवाइटिस रोग की बात करें तो ये क्या है? एक मसूड़ों का सूजन है। देखिए, मैंने पशु रोग से संबंधित 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी प्रत्येक रोग से मैंने अच्छे तरीके से उनमें निकाले हैं, तो वो देख लेना आप वीडियो जाकर। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट और वाष्पीकृत वसीय अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी से पैदा होने वाला रोग कौन सा होता है? तो कीटोसिस। कौन सा भाई? कीटोसिस रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह और गुद्दा से रक्त स्राव विशेष लक्षण किसमें होता है भाई? ये किस रोग में होता है? एंथ्रेक्स रोग में। देखिए, मैंने गलघोंटू रोग, एंथ्रेक्स रोग के बारे में, टिटनस रोग के बारे में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, यानी एक रोग से लगभग 5 से 6 प्रश्न बन रहे हैं, तो मैंने सारे बनाकर डाले हुए हैं, उसमें अच्छे तरीके से देख लेना। लंगड़ा बुखार रोग का कारक क्या है? ये प्रश्न पढ़ लेना साथ में बस। तो क्लोस्ट्रीडियम चेऊवाई, ये है भी इसका रोग कारक लंगड़ा बुखार का। हाइड्रोफोबिया के प्रमुख लक्षण है, हाइड्रोफोबिया के, तो रेबीज। ठीक है, लक्षण क्या है? रेबीज। निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है, रक्त परजीवी रोग नहीं है, तो साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेलोसिस। अगला, आसपास के पेशियों व रक्त वाहिनियों की क्षति के साथ होने वाला फ्रैक्चर है, तो कौन सा होगा? तो ये जो कंपाउंड फ्रैक्चर। ऑक्टोक्लेव के कार्य का सिद्धांत, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये देख लो, लिग्नोक्लोन है। लिग्नोक्लोन क्या है भी? तो ये एक, बात करें लिग्नोक्लोन की बात करें तो ये निषेचक है, निश्चेतक है। ये भी हमारा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, बछड़ों में निस्लिकायन हेतु उपयुक्त आयु क्या है? अच्छा प्रश्न है भी ये है 4 से 10 दिन। आगे बात करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेकोर केनुला उपकरण का उपयोग प्राय गोवंश में उपचार हेतु किया जाता है। ये जो उपकरण है ट्रोकोर केनुला, तो इसका उपयोग किया जाता है भी आफरा के लिए, आफरा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं बाकी। डोंकिंग से अभिप्राय क्या है? डोंकिंग से अभिप्राय है पूंछ काटना। देखो, ये प्रश्न पूछ सकता है भी। गोली या तीव्र नोक वाले हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है? गोली या तीव्र नोक की घाव से, तो ये होता है भी बेंदित घाव। कौन सा? बेंदित घाव। दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है, जो दाना हम देते हैं उनमें क्रूड फाइबर की बात करें तो 18% से कम होता है। फिर देखिए, अगले प्रश्न 82 नंबर की हम बात करेंगे, सही कथन बताइए। तो इसमें सही कथन होगा, चारे में क्रूड फाइबर 18% से कम और TDN 60% से अधिक होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है सेम से सेम। ठीक है, आगे देखिए, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, तो 9.3 कैलोरी होती है। फिर देखिए, सर्वाधिक TDN वाली पत्तियां हैं सर्वाधिक, तो कौन सी हो जाएगी? शुभ बुल की पत्तियां। अगला देखिए, हे बनाने में सूखे चारे में नमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। देखियो, ये पोषण से संबंधित है, और यहां से प्रश्न पक्का आएगा, और यहां से सीधा आएगा। हे बनाने में सूखे चारे में नमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भी? ये होनी चाहिए भी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हे बनाने में सूखे चारे में नमी की मात्रा मोस्ट कर लेना इसको। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान सुरक्षित होता है, पक्का प्रश्न आएगा। तो 80 से 85%। एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान सुरक्षित होता है 80 से 85%। भैंस को प्रति 100 ग्राम किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने वाले योग्य शुष्क आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3 किलोग्राम होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए,
स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। पशुशाला की सफाई के लिए फार्मेलिन का कितना प्रतिशत घोष या डोज काम में लेते हैं? यानी पशुशाला है, वहां पे सफाई करने के लिए तो 2 से 5% जो है फार्मेलिन का उपयोग करना चाहिए। डीप लिटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं? देखो यहां से प्रश्न है, मुर्गी पालन से संबंधित प्रश्न आएगा, तो 250। डीप लिटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ? 250 मुर्गियां। 5 से 7 दिन के चीजों में कौन सा टीकाकरण दिया जाता है? चूजे होना चाहिए या टीजे? चूजे होना चाहिए भी, मुर्गी का चूजा होता है। तो 5 से 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? तो रानीखेत डिजीज। बाकी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? जब हम कहते हैं छोटी बच्ची होती है और उसके बच्ची होती है, उसको कहते हैं सींग ठपा दो, तो वही है ये रासायनिक विधि सींग रोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। गायों के गल घोंटू का टीकाकरण कब किया जाता है? गायों के गल घोंटू का टीकाकरण किया जाता है मई और जून के अंदर। मोस्ट कर लेना भाई ये प्रश्न। अब देखो फेरोइंग है, फेरोइंग क्या है? अभी 94 नंबर की बात करें, सुअरी में ब्याने की प्रक्रिया, जो सुअर ब्याने होते हैं, जो सुअरी ब्याती है, उसकी प्रक्रिया फेरोइंग कहलाती है। राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ नस्ल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? चोखला भेड़। कौन सी? चोखला। ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? तो 20 से 40 लीटर। ठीक है, ये प्रश्न गजब के हैं भी। गायों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये देखो दोबारा हो गए, तो 60 होती है गायों में गुणसूत्र की संख्या। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? समसूत्री विभाजन में हम बात करें 6 अवस्थाएं होती है। आगे देखिए, अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ये पता ही है आपको, जॉन मेंडल्स को कहते हैं। ये प्रश्न भी आएंगे आपके। सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न में से क्या कहलाता है? 100 नंबर की बात करेंगे तो क्लोज प्रजनन कहलाता है। कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है भी? तो कौन सी भी? क्रॉस ब्रीडिंग से। ये भाई थोड़े दूसरे आ गए साहित्यक, नाइट्रोजन न्यूट्रोजन डीएनए का मॉडल किसने बनाया था? ये देखो, टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? मोस्ट कर लेना भाई, टी आकार का। ठीक है, तो टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? घोड़ी के अंदर पाया जाता है भी। ठीक है, निम्न में से किसमें कोटी कोटिलीडोन प्रकार की जट नहीं पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा घोड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं। वह मादा जो कभी गर्भान्वित नहीं होती कहलाती है। जो मादा कभी गर्भान्वित नहीं है, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसका कौन, उसकी क्या क्या कहलाती है? नल्ली पेरा। याद कर लेना भाई। गायों में बैग्स डिसीज को कहते हैं, गायों में बैग्स डिसीज को कहते हैं ब्रू ब्रूसोलोजिस। ठीक है, ये शब्द थोड़े भाई कठिन है। डॉग सीटिंग डिस्टोकिया में हम देखते हैं, डॉग सीटिंग डिस्टोकिया में हम क्या देखते हैं? पश्च पादों का आगे की तरफ आना। ठीक है, आगे देखिए, कार्पस लुटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। मंद चक्कर की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? मंद चक्कर की, तो इसमें होती है डाई स्ट्रज सबसे लंबी अवस्था होती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मनिस्ट्रा में कितनी सीमेन की मात्रा होती है? तो इसमें 0.25 ml की मात्रा होती है एक मनिस्ट्रा में। औषधियों में स्रोत व पहचानने के अध्ययन किए जाते हैं, उसे कहते हैं। औषधियों में स्रोत और पहचानने के अध्ययन किए जाते हैं, उसे कहते हैं भी फार्मेकोग्नोसी। आगे देखिए, उपचार पर्ची में BID का अर्थ क्या है? BID का अर्थ क्या है? उपचार पर्ची में दिन में 2 बार। औषधियों में लार स्रावत को बढ़ाती है, क्या कहलाती है? औषधियों में लार स्रावत को बढ़ाती है, उसे कहते हैं साइलोगोगस। ठीक है, अगला, उपचार पर्ची के किस भाग में यह निर्देशित होता है कि औषधि कब और कैसे लेनी है? तो ये होगा सिग्नेचर। वे औषधियां जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है कहलाती है,
वे औषधियां जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है वे क्या कहलाती है? टोकोलाइटस। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने के लिए किस प्रकार की औषधि उपयोग में ली जाती है? सारे इंपॉर्टेंट कर लेना इस पेपर वाले। तो हीमोटिनिक्स, हीमोटिनिक्स। सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि क्या है? सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रति औषधि क्या है इसमें? तो ये हो जाएगी पोटेशियम परमैंगनेट। कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिसमें शरीर में विटामिन बी 12 के निर्माण में सहायक होती है? तो हो जाएगा कोबाल्ट क्लोराइड। ये भाई इस पेपर के हो गए 120%। इस प्रकार हमने जो पेपर कंप्लीट किए हैं वो 2022 का पेपर कर दिया, 2018 का पेपर कंप्लीट कर दिया, 2016 का पेपर कंप्लीट कर दिया। अब इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यानी इसमें लगभग 40% 50% आते हैं। तो ये सारे पेपर मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दिए हैं, आप अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। तो देखिए एक हमारा माध्यम होता है कि आपको किसी तरह आपको नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई जाए ताकि आप कैसे न करके परीक्षा पास करें। ये देखो यहाँ से जो प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए अगर 10 प्रश्न भी यहाँ से रिपीट हो जाते हैं, उस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं तो आपकी बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए हम आपके लिए स्पेशल मेहनत करते हैं कि आप किसी भी प्रकार से तो पशु परिचर के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए हम स्पेशल आपको ये वीडियो बना के दिया मैंने कि जो भी पुराने पेपर आए हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लो और तैयारी कर लो। कुछ दिन रहे हैं, बाकी आप पशु परिचर की जो पुस्तक है करंट की वो मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं, डेली हम उसका रिवाइज करेंगे। अब 2-3 दिन के अंदर मैं उस पूरी बुक को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो अच्छे तरीके से पढ़ें। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और आप इसको धीरे धीरे देख सकते हैं, स्पीड करके देख सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं जल्दी जल्दी से और अच्छी तरीके से तैयारी करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों। मुझे टाइम मिला तो मैं कृषि पर्यवेक्षक के जितने भी अंदर पशु परिचय से संबंधित क्वेश्चन है वो भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जय हिंद जय भारत।